प्रिय विद्यार्थियों, प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं की मुख्य पुस्तक या अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की प्रथम कविता, जिसका नाम है आत्म परिचय और लिखने वाले कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। इस कविता का अंतिम भाग, अंतिम 2 छोटे छोटे काव्यांश हैं, उनको पढ़ेंगे। इन काव्यांशों में कवि ने अंतिम काव्यांश में संदेश दिया है और उससे पहला जो सेकंड लास्ट काव्यांश है उसमें कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं आज के इन काव्यांशों को पढ़ने के लिए बोर्ड की तरफ और उनकी व्याख्या एवं समानीकरण करते हैं। तो पहला जो काव्यांश है, कवि क्या कहता है? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। पहली पंक्ति में ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ भी मैं शब्द आया है वो कवि ने अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है। तो कवि कहता है मैं रोया। रोता बच्चों एक व्यक्ति, एक इंसान कब है? जब उसके मन के अंदर की व्यथा बहुत ज़्यादा हो जाती है या पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे प्रकट करने के लिए, और हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो अपने आप स्पष्ट कर देता है, वो है हमारी आँखें। जब आँखों में आंसू आते हैं, इसका मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति है, वो मन से बहुत ज़्यादा व्यथित है या पीड़ित है। वही बात यहाँ कवि कहना चाहता है, मैं रोया। मैंने, कवि कहता है कि मैंने हृदय की भावनाओं को, हृदय की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको शब्दों के रूप में, यानी उन्हें प्रकट करने की कोशिश की, व्यक्त करने की कोशिश की, तो इसको तुम कहते हो गाना। तो इस संसार के लोग हैं, उस मेरी पीड़ा को, उस मेरे रोने को कहते हैं कि आप एक गीत गाते हो या गाना गाते हो। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि मेरे हृदय के भाव, विचार शब्दों के रूप में जब प्रकट हुए, शब्दों के रूप में जब बाहर निकले, तो लोग उसे कहते हैं छंद बनाना। संसार के लोग उसे छंद का रूप दे देते हैं, यानी लोग उसे कहते हैं कि कवि है, वो कविता बनाने जा रहा है। इसके बाद अब कवि क्या कहता है? क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि लोग मुझे कवि समझकर मेरा सम्मान कर रहे हैं, कवि की उपमा देकर वो एक तरीके से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन संसार के लोगों का ये सम्मान मेरे लिए व्यर्थ है। क्यों है? क्योंकि मैं वास्तव में कवि हूँ ही नहीं। तो क्या हूँ? मैं दुनिया का हूँ, मैं भी इस संसार का एक इंसान हूँ, इस संसार का एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप दूसरा है। क्या है? मैं एक दीवाना। मैं इस संसार के लिए एक व्यक्ति के रूप में प्रेम का दीवाना हूँ, जो प्रेम और मस्ती से हमेशा मस्त रहता हूँ, पागल रहता हूँ, दीवाने जैसा जीवन जीता हूँ। तो ये एक छोटा सा छंद है, काव्यांश है, जिसकी एकदम सीधी सीधी व्याख्या मैंने आपको बताई। शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है मेरे मन की व्यथा, पीड़ा को जब मैंने व्यक्त करने की कोशिश की या संसार के सामने प्रकट किया, तो लोग उसे कहते हैं कि कवि गाना गा रहा है या गाना लिख रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और जब मैंने
अपने मन की भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट करने की कोशिश की तो संसार के लोग कहते हैं कवि छंद बना रहा है, अर्थात कविता का निर्माण कर रहा है। इसके बाद कवि कहता है कि लोग मुझे कवि कहकर सम्मानित करना चाहते हैं, एक बड़ा सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सम्मान व्यर्थ है, क्योंकि मैं वास्तव में एक कवि नहीं हूँ, मैं इस संसार का हूँ, इस दुनिया का हूँ, इस जग का हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा प्रेम और मस्ती में पागल रहता हूँ, अर्थात प्रेम और मस्ती का एक दीवाना हूँ। इसके बाद आते हैं अगले छंद में, छोटा सा भाग अगला है। तो इसमें क्या लिखा है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस देश में और एक दीवाने के रूप में, और दीवाना किसका, प्रेम और मस्ती का, प्रेम और मस्ती का दीवाना होकर या उस मस्ती में पागल होकर के पागल व्यक्ति के रूप में, जिस पागल व्यक्ति का, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। वेश का मतलब क्या होता है, यहाँ सिर्फ पहनने के वेश या कपड़ों से नहीं है, एक शब्द या एक छोटा सा वाक्य हम बार बार सुनते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ कवि के लिए वेश क्या है, प्रेम और मस्ती, क्योंकि कवि है वो प्रेम मस्ती से हमेशा सरोबार रहता है। आप देखिए जैसे मीरा भक्ति में रंग गई तो मीरा का वेश भक्ति हो गया। इसी प्रकार देश के लिए, आज़ादी के लिए जो शहीद हैं वो देश की आज़ादी के लिए दीवाने हो गए, अर्थात उनके सिर पर देश की आज़ादी का भूत सवार हो गया, तो उनके लिए वेश हो गया देशभक्ति। इसी प्रकार यहाँ कवि के लिए वेश क्या हो गया, प्रेम और मस्ती। तो यही बात इस पंक्ति में कही गई है कि कवि कहता है कि मैं हमेशा इस देश में प्रेम और मस्ती में विचरण करता रहता हूँ। कहने का मतलब प्रेम मस्ती का संदेश, विचार, अपनी भावनाएं प्रकट करता हुआ विचरण करता रहता हूँ कि हर व्यक्ति है संसार में आता है, थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें मस्ती होनी चाहिए। इसीलिए वेश का मतलब है कवि के लिए प्रेम और मस्ती में एक पागलपन या भूत सवार कवि पर है, जो उसे स्वीकार करते, उसे ग्रहण करते हुए इस संसार में हमेशा विचरण करता रहता है, घूमता रहता है, लोगों के बीच में अपने आप को समाने की कोशिश करता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मस्ती यानी एक बहुत बड़ा नशा स्वार हो जाता है। यहाँ कवि की मस्ती क्या है, वो है प्रेम की। तो मैं मादकता निशेष, शेष माने तो होता बचा हुआ, निशेष होता है सर्वतर, संपूर्ण, अमर, जो कभी खत्म नहीं होता। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार में दीवानगी लिए सर्वतर या सभी जगह घूमता रहता हूँ। दीवानगी किसकी, वही प्रेम की दीवानगी है बच्चों। फिर क्या कहता है, जिसे सुनकर जग झूमे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कवि के पास एक ऐसी मस्ती की शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती, और कवि लोगों को प्रेम और मस्ती का संदेश देते हुए लोगों के बीच आता है। और संसार के लोग हैं, इस लाइन से कवि है वो प्रेम और मस्ती का जो संदेश लेकर जब लोगों के बीच जाता है, सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के, जो अपने आप को थोड़ा सा कष्ट में समझते हैं, थोड़े निरुत्साहित से होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ कहा गया कवि कि जब मैं उन लोगों के पास जाता हूँ तो मैं उन्हें प्रेम और मस्ती का संदेश देता हूँ। और जब ये संदेश सुनते हैं तो वे लोग क्या हो जाते हैं, संसार के लोग, संसारिक दुनिया है, वो मेरे इस प्रेम भरे मस्ती भरे संदेश को सुनकर झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं, और लहराने का मतलब अपने हाथ लहराने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। बाध्य कौन कर देता उनको, कवि के वो विचार, वो उपदेश, वो संदेश जो एक तरीके से लोगों में उत्साह की और प्रेम की भावना बढ़ देता है। जब प्रेम और उत्साह एक व्यक्ति इंसान में भर जाता है तो फिर वो रोके नहीं रुकता,
और यही काम यह कवि करता है। तो अंतिम पंक्ति से हम सेकंड लास्ट पंक्ति को जोड़ेंगे। कवि कहता है, मैं पूरे संसार को मस्ती और प्रेम का उपदेश, विचार, संदेश देता रहता हूँ और मेरे से दीवानगी भरे, मस्ती भरे संदेश को सुन करके संसार के जो लोग हैं, ये दुनिया है, वो झूमने, झुकने, लहराने लगते हैं। अर्थात कवि का ये संदेश, कवि का ये विचार, कवि की ये भावनाएं हैं, लोगों को झूमने, झुकने और लहराने के लिए बाध्य कर देती हैं। तो ये था बच्चों अंतिम दो जो हमारे काव्यांश हैं उनका सामान्यीकरण या उनकी व्याख्या। अब देखिए, मैंने शिल्प सौंदर्य पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोनों का या लगभग सभी काव्यांशों में हमारे 4 या 5 बिंदु वही चले हैं और इसमें भी दोनों में वही रहेंगे। एक बिंदु अलंकार का है, वो सिर्फ बदला है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, शिल्प सौंदर्य में भाषा तत्संप्रदान है और खड़ी बोली से साथ है। इसके बाद शैली आत्मकथात्मक शैली है, छंद मुक्त है, गीतात्मक जिसे गाया जा सकता है, गीत के रूप में संगीत दिया जा सकता है। मैं कवि ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है, ये बार बार व्याख्या में भी चर्चा हुई है और आप विशेष बिंदु में भी इसे ले सकते हैं। और छठा बिंदु है, क्यों कवि कहकर तीनों शब्दों में कै वर्ण की आवर्ती है, इसलिए ये बच्चों हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। फिर इस आगे वाले अंतिम भाग में या अंतिम काव्यांश में पांचों 1 से 5 तक बिंदु वही रहेंगे बच्चों, और एक अलंकार इसमें अलग दिखाई आपको दिखा रहा है, झूम, झुके, झू और झू वर्ण की आवृत्ति 2 बार है, इसलिए इसमें भी क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। तो ये जो अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक है, उसकी पहली कविता है आत्म परिचय और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इसे आप जब लिखें ध्यान रखें, ये कविता भी है, ये एक गीत के रूप में गे है, यानी संगीत के साथ, लय के साथ गाया भी जा सकता है, जिसमें कवि ने अपने आत्म, अपने स्वयं, अपने व्यक्तिगत अनुभव, विचारों, जो कुछ महसूस किया इस दुनिया में, वो सब कुछ अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से और एक कविता और संगीत के रूप में प्रकट किया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी की पहली कविता के रूप में हमारे लिए एक संदेश है। तो आज की कविता है पहली आत्म परिचय, वो पूर्ण होने जा रही, अर्थात पूर्ण हो चुकी है। तो आप इस कविता के सभी जो काव्यांश हैं उनको लिखने के बाद समझने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। जब पूर्ण हो जाते हैं याद और समझने की प्रक्रिया, उसके बाद इस कविता के आपको प्रश्नोत्तर करने हैं, जो मैं आपको भेज दूंगा। आज इस कविता के समापन पर आप सभी को इस कविता के सभी छंदों को और आज वाले जो काव्यांश हैं उनको बड़े मनोयोग से ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।